हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और संकल्प एजुकेशन के एनालिसिस के वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि कल आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ। 80 क्वेश्चंस थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग अनुभव रखे हैं। वैसे ओवरऑल यानी सबका कहना ये था कि एक फेयर अटेम्प्ट करने जैसा तो सेक्शन था ही। सो क्वेश्चंस वर मॉडरेट, ओके। बट ऑल इन ऑल आज के इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करके देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। और आपको अगर इसमें एक अच्छी प्लानिंग अगर आगे के एग्जाम्स के लिए करनी हो तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम से आपको क्या समझ लेनी चाहिए, क्या सीख ले लेनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस एनालिसिस वीडियो का। गाइज मैंने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपके लिए ड्रॉ आउट किए हैं कि जिस तरह से मतलब पेपर के बारे में कॉमन विचार रहा लोगों का, तो वो क्या रहा है। देखिए, इस बार के पेपर में अगर आप देखेंगे तो कहना है कि पेपर वाज मॉडरेट, अ फेयर अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड। यानी पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इट वाज क्वाइट मॉडरेट। तो एक ठीक ठाक अटेम्प्ट बिल्कुल लगाया जा सकता था पेपर में। काफ़ी साधारण से क्वेश्चन भी थे, थोड़े ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो कि मतलब रेगुलरली जो हम पढ़ते हैं उनमें से आए थे, और कुछ क्वेश्चंस जो कि यानी एक्सपेक्टेड रेंज के होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी थे। ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में 7 से 8 क्वेश्चंस आए थे। आप प्लीज कमेंट थ्रेड में करेक्ट भी करते जाइएगा इनकेस अगर आपके पास और जेन्युइन आंकड़ा हो तो, क्योंकि जो कुछ भी मैं इस वीडियो एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग स्टूडेंट से मुझे मिली है। तो उस हिसाब से मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हो, तो आप जरूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई। पिछले 3 महीने का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा गया था। तो ये एक बात जो हम हमेशा कहते हैं कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स करके रखना चाहिए, वो काफी हद तक सटीक बैठता है ये फॉर्मूला। पिछले 3 महीने का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसके ऊपर का नहीं आएगा। बजट से भी क्वेश्चन आए हैं, तो समझ लीजिए फरवरी तक का भी करंट अफेयर्स लार्जली पूछा ही गया है। मैं इसको बोलूंगा कन्वेंशनल पैटर्न है, क्योंकि कन्वेंशनली जिस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं सेम वैसा ही पैटर्न फॉलो किया गया है। क्वेश्चंस वर आल्सो फ्रॉम द बजट 2022। 3 से 4 क्वेश्चन बजट के ऊपर थे जो कि अलोकेशन ऑफ बजट पे आए थे। वैसे ही स्टैटिक जीके के ऊपर आपके पास एक 6 से 7 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के ऊपर मिल सकते थे। तो लगभग इफ यू सी तो स्टैटिक जीके का भी एक फेयर अटेम्प्ट था, लेकिन आउट ऑफ 86 इज क्वाइट लेस। अपॉइंटमेंट 2 से 3 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी थे। फिर जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज होते हैं जिसके डेट्स और कभी कभी थीम्स पूछे जाते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जितना एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाया है उसके हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। एक क्वेश्चन आया था साइक्लोन आसानी। तो बेसिकली इन्होंने पूछा था कि ये साइक्लोन आसानी, आसानी जो नाम दिया गया है ये कौन से कंट्री द्वारा दिया गया है। ये दरअसल श्रीलंका द्वारा दिया गया है। इसका मतलब होता है सीवियर, ओके। वैसे हम हिंदी में आसानी शब्द का मतलब क्या समझते हैं, समथिंग विच इज वेरी इजी, बट अनलाइक दैट इट इज क्वाइट सीवियर, ओके। देन विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल के लिए दी जाती है, उसके विनर रहे केरला, राइट। तो अगर आपने केरला टिक किया है तो जरूर आपको इसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। देन प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली अभी तक मतलब मुझे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं मिल पाया, लेकिन पीएमजेडीवाई के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये बात वंस अगेन कंफर्म होती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी गवर्नमेंट स्कीम्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करें। हमने ब्रह्मास्त्र 3.0 में गवर्नमेंट स्कीम्स के दो चैप्टर्स डाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद कवच, ये जो ट्रेन्स के एक्सीडेंट के लिए जो एक नई टेक्निक बनाई गई है उसका एक ऑप्शन था, और उसमें कवच ऑप्शन पे टिक करना था। तो कवच के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ये इसके पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इन विच मंथ, ये हुआ है अप्रैल मंथ में,
और 1.68 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन आया है। 1.68 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन आया है अप्रैल मंथ का, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रहा है। ओके, वैसे जीएसटी लगातार 1 लाख के ऊपर बनाई हुआ है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बहुत बार ये क्लास में डिस्कस हो चुका है और ब्रह्मास्त्र में इसके ऊपर तो बहुत सारी डिटेल मैंने बताई है कि 6 लोग कौन कौन हैं, अभी मौजूदा कौन कौन हैं, उनमें से कितने गवर्नमेंट के होते हैं, आरबीआई के कितने होते हैं, बाहर से कितने लोग आते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है। तो ये लगभग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और क्वाइट इजी, 6 मेंबर्स इसका राइट आंसर है। फिर रिवाइज्ड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे एक क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो तो जरूर यूट्यूब कमेंट थ्रेड में आप बताइएगा। इसके बाद चेयरमैन ऑफ एफएटीएफ। ओके, चेयरमैन ऑफ एफएटीएफ जो है ये अभी अभी बदले हैं, टी राजा कुमार, सिंगापुर बेस्ड। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके ऊपर यानी अभी जो मैं ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र ले रहा हूं उस पे मैंने ऑलरेडी बात की है स्टूडेंट से और इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई हैं। और ब्रह्मास्त्र एफएटीएफ का टॉपिक इससे पहले भी 1-2 बार कवर हो चुका है जिसमें ये बातें की गई है। विनर ऑफ खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, बेसिकली यूनिवर्सिटी में जैन यूनिवर्सिटी है जो कि ओवरऑल इसमें विनर रही। देन क्वेश्चन ऑन प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग पे क्वेश्चन आया था। फिर फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये दरअसल लम्हेटा नाम की एक जगह पर है जो कि जबलपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश में है, राइट। उसके बाद इथेनॉल प्लांट इज सिचुएटेड, भारत में ये जो इथेनॉल प्लांट है ये कहां पर है, तो ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है जो कि बिहार में है। एथेनॉल बेस्ड प्लांट, इट इज इन बिहार। तो ये बैक टू बैक 2 अच्छे क्वेश्चंस थे। ये बैंकिंग सक्सेस की मैगजीन में कवर किए गए क्वेश्चंस हैं और जितने भी मैं क्वेश्चंस के साथ आपको पीडीएफ देता हूं संडे मेगा सेशन में, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था। सागरमाला, सागरमाला के ऊपर तो मैंने मेगा सेशन ऑलरेडी लिए हैं, तो सागरमाला के ऊपर काफ़ी बातें हुई हैं। 14,500 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवेज है सागरमाला का। सागरमाला बेसिकली एक समुद्र तटों का एक प्रोजेक्ट है, राइट। तो ये जो समुद्र तट है पूरे भारत के, जिसको हम पेनिनसुला पोर्शन कहते हैं, इसको बोला जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट। यहाँ पर 24 बड़े बड़े बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सागरमाला में इनलैंड वाटरवेज, ओके, जिसको हम राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं देश के अंदर, तो ऐसी 6 से 8 बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि 12 महीना पानी से भरी हुई रहती हैं। तो उसमें इनलैंड वाटरवेज का टोटल वाटर कवरेज कितना है, तो वो दिया हुआ था। तो यहाँ राइट आंसर है 14,500 किलोमीटर। उसके बाद आरबीआई आरआरबी की जो स्पॉन्सरशिप होती है, राइट, ये तो खैर हर एक बैच में ये करवाना पड़ता है, तो quite an expected thing once again. So this is something which we already teach students. तो इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो 50% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ओके, इसका लगभग 15% कंट्रीब्यूशन रहता है, तो ये होता है 65%। और नेशनलाइज्ड बैंक्स, ओके, जिसको हम स्पॉन्सर बैंक भी कहते हैं, वो नेशनलाइज्ड बैंक्स जो होते हैं वो कम से कम 35% कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस तरह से ग्रामीण बैंक जो है, आरआरबी का मतलब ग्रामीण बैंक, इनमें इस तरह की स्पॉन्सरशिप आमतौर पे होती है। ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट अभी कम होके 8.5% हो चुका है। पीएम स्वनिधि योजना का बजट, पीएम स्वनिधि योजना का जो बजट है, इसका एग्जैक्ट बजट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट ऑन इफ आई कैन फाइंड दिस आउट। अभी तो एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा है। देन असीम पोर्टल इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, असीम पोर्टल जो है ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, ओके। इसमें बेसिकली आपको पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मंत्रालय का नाम पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
राइट। देन 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, जो भारत की 100th यूनिकॉर्न रही है उसका नाम है ओपन। ओपन ये बेसिकली एक नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी है, नियो बैंकिंग फिनटेक, राइट। हाँ, उसके बाद व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन देश पोर्टल? ई स्टैंड्स फॉर इकोसिस्टम। ई का मतलब है यहां पर इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ओके, एनीवेज इसमें आगे देखते हैं। एससी रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस स्कीम, ये क्वेश्चन आया था। एंड देन विंग्स इंडिया कोविड चैंपियनशिप अवार्ड, ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बाय द वे भारत का सबसे पहला सोलर एयरपोर्ट भी है। ओके, सोलर बेस्ड एयरपोर्ट। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन इस रेंज में पूछे गए थे। वंस अगेन देन न्यू सीआरआर, देखिए मैं हर बार ये क्लास में भी कहता हूं कि सीआरआर एसएलआर ये सब डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि सीआरआर कितना % चल रहा है, एसएलआर कितना % चल रहा है। इन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। दे सेड कि जो नया सीआरआर है 4.50%, ओके, ये कब से इंप्लीमेंट होने वाला है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 मई 2022, यहां से ये इफेक्ट में आएगा। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की जाती है, राइट। लूअर म्यूजियम ये कहाँ है? लूअर म्यूजियम ये प्योर स्टैटिक का क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ मार्च में खबर आई थी, तो आई एम श्योर ये वहां से रिलेट करता है और इसीलिए ये पूछा गया था। पेरिस, फ्रांस। माई कंट्री माई इंडिया, ये ऑटोबायोग्राफी है एल के अडवाणी साहब की, एल के अडवाणी साहब की। एंड यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया था। तो यूएनसीईडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। फिर एसबीआई कार्ड टाई अप विथ टीसीएस है, वो टीसीएस के साथ जो एसबीआई का टाई अप हुआ था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, राइट। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो रीजनेबली ठीक ठाक क्वेश्चंस ही हैं, और ये दोनों क्वाइट एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। सो दीज आर द थिंग्स जो इस बार एग्जाम में पूछी गई हैं। देन वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? इनविजिबल विजिबल वाला थीम है ना इनका। यस, ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये थीम था। जेंडर रेशियो, जेंडर रेशियो तो काफी बदल चुका है मेल फीमेल का। अब 1000 मेल्स पे 1020 फीमेल्स, ये एक नया रिपोर्ट आया हुआ है, राइट। तो शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर भी आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन पता हो तो प्लीज बताइएगा, राइट। देन एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। कोल माइनर्स डे, ये कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है? ये 4 मई को मनाया जाता है, राइट। फिर देन क्वेश्चन ऑन इसरोज वीनस मिशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। जरा आप डेट बताइएगा इसके ऊपर भी कि एग्जैक्टली उन्होंने डेट पूछी थी या आई मीन इस मिशन को कितने दिन लगेंगे या कौन सा सैटेलाइट है, समथिंग लाइक दैट। हाउ मेनी बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर जल जीवन स्कीम? इसमें 3.8 करोड़ बेनिफिशियरीज कवर होते हैं, 3.8 करोड़। ओके, अगर ये आंसर डाला है तो राइट है। फिर व्हाट इज द बजट अलोकेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये एनईपी का मतलब है दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका बजट आता है 68,000 करोड़, 68,000 करोड़, ये इसका बजट है। देन पीएम किसान योजना का बजट इसमें पूछा गया था। ओके, पीएम किसान योजना का
ये एक बार जरा चेक करिएगा क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हैं इसको लेकर भी। देन आज़ादी, द कैंपेन ऑफ आज़ादी से अंत्योदय तक was organized for how many days? It was organized for 90 days। तो यहां पर आंसर आना चाहिए था 90 डेज। फिर एक सवाल था हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड अंडर झरोखा स्कीम। झरोखा स्कीम में कितने स्टेट्स कवर किए गए हैं? तो झरोखा स्कीम्स में बेसिकली कवर किए गए हैं 13 स्टेट्स एंड 13 स्टेट्स हैं एंड देन एक मिनट, स्टेट्स का ही पूछा है ना, हाँ बराबर है, तो 13 स्टेट इसमें कवर किए गए हैं। हाँ, देन हाउ मच एडिशनल सब्सिडीज अलोकेटेड टू फर्टिलाइजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कितनी सब्सिडी अलोकेट की है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। इंडियन एयरफोर्स हैज अनवील्ड अ न्यू इनिशिएटिव विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो वो इनिशिएटिव क्या था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। भारत बॉन्ड ETF रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था। हाउ मेनी नंबर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स कितने हैं भारत में? 39 है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन OECD। OECD का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हमने किया है संडे वेगा सेशंस में, तो ये इसके ऊपर 38, ये राइट आंसर आना चाहिए था। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ओके, एंड देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इस तरह के दो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, जिसमें से ये कई बार क्लास में करवाया गया है। सो होप कि आपने बनाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर जनरेट्स सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट। भारत में सेकंड रैंक पर कौन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में? इट इज टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। विच स्टेट खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ हैज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन। भारत का झंडा जो बनता है वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? ये बेसिकली इसी खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास ही है, जो कि कर्नाटक में है। देन इन विच ईयर बिम्स्टेक वॉज फॉर्म्ड। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। And Central Intelligence Agency has appointed dash as CIA's first ever CTO। तो उसमें बेसिकली नंद मूलचंदानी ये हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, नंद मूलचंदानी। ओके, CTO का मतलब होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, तो नंद मूलचंदानी साहब यहाँ पर अभी पोजीशन पे आए हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन आया था, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ HA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, गृह मंत्रालय। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री। ये बेसिकली स्वीडन द्वारा होस्ट किया जा रहा है एंड 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ओके, पीस कीपिंग मेडल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जैक्टली क्या था जब तक पता नहीं चलेगा, पता नहीं होगा आंसर क्या है। वैसे ही एक M15 पेट्रोल, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन था। अगर आप लोगों के पास एग्जैक्ट डेटा हो तो प्लीज बताइएगा। एंड टोटल फॉरेस्ट कवर अंडर फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ सोफो, तो ये है 31% फॉरेस्ट। ओके, इतना फॉरेस्ट कवर इसमें है, राइट। तो दोस्तों आउट ऑफ 80 ये कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे जो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इसमें अगर कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पर्सनली पता होंगे कि सर ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से था, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। बट ऑल इन ऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ ये पेपर देखकर, तो आरबीआई में, मतलब आरबीआई ग्रेड बी में, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं आरबीआई ग्रेड बी का बिकॉज ऑफ द फियर कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। बट देन कल अगर हम बात करें तो एक मैथ्स और रीजनिंग जो कि स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि टफ था, एज कंपेयर टू दैट इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस वाज क्वाइट मॉडरेट। ओके, अटेम्प्ट एक फेयर अटेम्प्ट बिल्कुल किया जा सकता है। बातें तो चल रही हैं कि 80 से 90 या 90-95 के आसपास का अटेम्प्ट एक फेयर अटेम्प्ट माना जाएगा। बट लेट्स सी लाइक व्हाट कैन बी यू नो व्हाट इज टू बी देयर इन द मेंस एग्जाम, और इसका रिजल्ट कैसा आता है। हाउएवर अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस में अब आगे कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो क्या बनानी पड़ेगी। देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये
कि आप अपनी ट्रेडिशनल पद्धति से जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ो, ठीक है। वही एरियाज कवर करो, वही इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करो, वही नेशनल पार्क कवर करो, वही कंट्रीज कवर करो, वही अपॉइंटमेंट कवर करो। यू कैन डू दैट। बस इतना है कि अब सिर्फ अपर लेयर पे बात करके काम नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। ये एक पहली लर्निंग होनी चाहिए। आप इससे चाहें तो डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो थीम वही रहता है लेकिन उसमें पूछने का ढंग कुछ और हो जाता है, राइट। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एनवायरनमेंट डे अब ये 5 जून को आने वाला है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को आता है, आपका काम हो गया, ऐसा मत समझिएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस बार होस्ट कर रहा है स्वीडन, तो फिर वहां पर कौन कौन सी चीजें हुई, क्या निर्णय लिए गए, ये सब पढ़ना जानना जरूरी है, राइट। तो थोड़ा सा हमको गहराई में जाना जरूरी है, ऐसा समझ में आ रहा है। इसका फायदा ये होगा कि जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कुछ आप कवर कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि जितना हो सके उतना बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस किया जाए। स्टैटिक जीके जब आपको टाइम मिले तब किया जाए, या अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी ग्रेजुएशन में हैं, कॉलेज में हैं, तो इन दैट केस आप अभी स्टैटिक जीके करके रख ले, क्योंकि उसके फैक्ट और फिगर्स तो बदलने वाले हैं नहीं। तो फिर बाद में आप इत्मीनान से बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिसमें एक फेयर प्लान बनाया जा सकता है। और तब भी अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम से रिलेटेड कोई और स्ट्रैटेजी हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके पास है ही, ओके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन केस यानी किसी और डाउट से रिलेटेड आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो आप बात कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू सून, टेक केयर एंड एज ऑलवेज जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।